बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 2 लेक्चर्स देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की और लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन में क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। फिर इसी फॉर्मूले को 3 डायमेंशनल में यानी x y z कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में क्या ये पढ़ा था। और अगर हमें इस फॉर्मूले से पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पर तो ये फॉर्मूला आया था और पॉइंट चार्ज के कारण यानी Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा KQ बाई R। और अगर Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 चार्ज को उससे R डिस्टेंस पे लाते हैं तो इस काम में हमें कितना वर्क डन है यानी इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था KQ1 Q2 बाई R। ये इतनी चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की सहायता से हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों को क्या करेंगे, याद न करना पड़े, हमारे दिमाग में बैठ जाए, इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, कैसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, सवालों को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होगी, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होगा, ये देखते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स V इंटू आई कैप माइनस डेल बाई डेल वाई V इंटू जे कैप माइनस डेल बाई डेल जेड V इंटू के कैप। अगर इसमें से V कॉमन आप ले लीजिए तो यहां आ जाएगा आपका माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो वेक्टर ऑपरेटर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लाशियन ऑपरेटर या नेबुला। और जब इसको नेबुला को किसी क्वांटिटी पर हम ऑपरेट करते हैं तो वो क्या देती है, ग्रेडियंट यानी स्लोप देती है। और बेसिकली ये देखिए क्या हो रहा है, ये v का स्लोप x एक्सिस पर, ये v का स्लोप y एक्सिस पर, ये v की ढलान z एक्सिस पे दिखा रही है, यानी ये 3 डायमेंशनल क्या कर रही है, स्लोप को शो कर रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट v, यानी वोल्टेज का यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये वेक्टर ऑपरेटर है। तो ये जब कंपटीशन में आप जाएंगे तो आईआईटी वगैरह के कॉम्पिटिशन्स में आपको इस तरीके के बुक्स में या स्टडी मटेरियल में बहुत सारी जगह पर ये देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ाया जाएगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और स्टोक्स थ्योरम वगैरह, कई सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये मैंने केवल बता दिया है कि इसको आप, ये फॉर्मूला आपको कई जगह पर इस तरीके से लिखा भी मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही चीज है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप दिखा रहा है, 3 डायमेंशनल स्लोप दिखा रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूं। सपोज कर लो कि कहीं पर पोटेंशियल दिया हुआ है इस तरीके से, V इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस z वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी x एक्सिस पर ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, y पर ये, z पर ये। कोई अगर पॉइंट ले ले हम x y z तो उस पर पोटेंशियल इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। तो यहां पर देखो जो वोल्टेज है ये हमारा क्या है, x y z तीनों एक्सिस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल बाई डेल एक्स। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा y जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट रहेगा। या यहां पर एक टर्म में मैं आपको बढ़ा दूं, सपोज कीजिए, या अभी इसको यही देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, जब डेल बाई डेल वाई आप लोगे तो क्या होगा, केवल y वाला टर्म जो है डिफरेंशिएट होगा, x और z कांस्टेंट बना रहेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होना है केवल y वाले टर्म्स का। फिर जब आप z वाले टर्म को डेल बाई डेल z करोगे तो केवल वही टर्म्स यानी z ही वेरिएबल रहेगा, x और y z एक्सिस के अलावा क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग डेल बाई डेल एक्स यानी डेल v अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस z। तो देखो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, यानी आएगा 2, y कांस्टेंट z कांस्टेंट सब 0। फिर ऐसे ही डेल v अपॉन डेल y, तो डेल बाई डेल y ऑफ 2x
प्लस 3y माइनस z, तो इसका तो ये कांस्टेंट है 0, 3 डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो जाएगा, यानी आएगा 3 और z वाला फिर से 0। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल z यानी डेल बाई डेल z ऑफ 2x प्लस 3y माइनस z, तो ये 0 इसका माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो आपको कितना आ जाएगा, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e इज इक्वल टू माइनस डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, यानी माइनस 2i माइनस 3j और प्लस k, ये आ गया हमारा आंसर, इतने वोल्ट पर मीटर। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर फॉर्म यानी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मिला हुआ है। अब आपसे कहा जाता कि तो यहाँ पे ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये ना तो x पे डिपेंड कर रहा है, ना तो y पे डिपेंड कर रहा है, ना ही z पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी की जगह क्या होता, x y z की कुछ पावर्स होती या x के साथ y का भी टर्म होता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता, क्योंकि इसमें एक आध टर्म y या x या z के होते। अभी एक इक्वेशन से उसको भी आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। देख बेटा, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा इसमें जो हमारा v है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि v हमारा लीनियर नहीं होगा, यानी इसमें हर टर्म की पावर 1 नहीं होगी। ठीक है, जब पावर 1 नहीं होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं आएगा। यानी अब इस इक्वेशन में, यानी ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म नहीं आएगी। अब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सपोज करो कि ये इस तरीके से कि 2x स्क्वायर प्लस 3 या माइनस 3xy प्लस 4yz, ये है अगर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो हमको किसी एक पॉइंट है हमारा p इज इक्वल टू, यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 -1, 1 2 -1, ये पॉइंट होगा। ठीक है, इस पर क्या फाइंड करना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू कितना होगा, एट P। तो वही करते हैं, E बराबर क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड सबसे पहले फाइंड करना है। तो देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड कीजिए, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, अब इसमें केवल एक्स एक्स वाले डिफरेंशिएट होंगे, तो 2x स्क्वायर, एक तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x और 2 पहले से, यानी ये आ जाएगा 4x इस वाले टर्म का, और ये कितना आ जाएगा -3y। ये हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये कितना बनेगा, केवल y y वाले डिफरेंशिएट होंगे, यानी एक तो ये डिफरेंशिएट होगा -3x, और ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि z यहां पर कांस्टेंट है, x यहां पे कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा प्लस 4z, यानी 4z माइनस 3x आ जाएगा। इसको अलग से लिख दूं, 4z माइनस 3x, ये हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई। ऐसे डेल वी अपॉन डेल z, तो z केवल ये वाला टर्म है, यानी ये कितना आ जाएगा 4y, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहां से देखो जो E का इक्वेशन बनेगा, E इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3y इंटू आई कैप माइनस 4z माइनस 3x इंटू जे कैप और माइनस 4y इंटू के कैप। ये हमारे E का इक्वेशन आ गया। अब ये E किस पर चाहिए, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1 पर, तो ये वैल्यूज यहां पर पुट करिए। therefore E at P, पॉइंट P पर माइनस 4x यानी 4 माइनस 3y यानी 3 दूनी 6 आई कैप माइनस 4z यानी -4 माइनस 3x यानी 3 j और माइनस 4 इंटू 2 8 k। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए
तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 -2 बाहर का माइनस +2 कर देगा, तो E at P ये कितना हो जाएगा 2I और ये 4 3 7 माइनस प्लस 7J माइनस 8K इतने वोल्ट पर मीटर। ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहें यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो इसका ईपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √a² यानी 4 प्लस 49 प्लस 64 यानी √a² प्लस b² प्लस c²। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन कोसाइन में आएगी यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालना पड़ेगा। वो बताएगा कि ये ईपी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, वाई एक्सिस से क्या एंगल है और जेड एक्सिस से क्या एंगल है। तो ये था हम लोगों ने क्या फाइंड किया, V से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। तो ये तो डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा इजी है। अब जो अगली चीज है जिसमें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर तो एक ऑपरेटर लग रहा है और वेक्टर हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉरी स्केलर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेक्टर में। अब हमें क्या करना है, वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी फाइंड करनी रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, अगला सवाल बताता हूं आपको। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं कि अपने पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल एकदम ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो क्या करेगा, हमारा कॉन्सेप्ट बनाएगा। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी बुक से लिए, मैंने कहीं से अपने पास से बनाए नहीं है ना। तो किसी न किसी बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस क्या होगा कि उसका सोल्यूशन आपको रटना नहीं है, थॉट प्रोसेस समझना है। तो सपोज करो कि यहां पे आपको दिया हुआ है कि ये पॉइंट है A और इसी A के नीचे ये पॉइंट है B और एक पॉइंट है यहां पर C, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन VA, VB और VC में, कि इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। VA बड़ा होगा, VB बड़ा होगा, VC छोटा या VC बड़ा होगा, ठीक है। किस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, किस पर कम होगा, ठीक। तो देखो अगर ध्यान से इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहां पर ये लाइंस कैसी है, पैरेलल है, यानी प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो अगर इसके ऐसे हम लोग क्या करें, ऐसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक। और ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ये सेकंड विकी है ना। और इसके बीच की डिस्टेंस सपोज कर लो कि कितनी है, ये R है। इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, R, ठीक है। तो देखो एक चीज हम लोग क्या जानते हैं कि यहां पे हमें V फाइंड करना है, तो dV इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस E डॉट dr, यानी E dr cos थीटा, है ना। तो देखो अगर इस पॉइंट से यानी A और B के बीच में देखा जाए, तो A और B के बीच में जो डिस्प्ले इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ है ना। और ये मैं कारण बताने जा रहा हूं कि क्यों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, क्यों पोटेंशियल क्या होता है, सेम बना रहता है। जो डिस्प्लेसमेंट है dr की डिस्टेंस, ये dr की डायरेक्शन ये है और E की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा A और B के बीच में, यानी VAB, A और B के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, A से लेके B तक dV को इंटीग्रेट कर दें, यानी ये माइनस हो जाएगा E dr cos 90। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये A से B तक जैसे ही आप करोगे, ये क्या टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो, यानी इसके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यानी जितना पोटेंशियल A पर होगा उतना ही पोटेंशियल B पर। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं। तो पहली चीज तो हो गई, VA क्या हो जाएगा, VB के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dr का। तो ये कितना हो जाएगा, VBC, ये कितना आएगा, माइनस E dr इंटीग्रेशन,
बी से लेकर सी तक, और ये डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू आर। यानी यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ई आर वैल्यू कम होगा। तो अगर यहां पर पोटेंशियल इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कितना है V, तो यहां पर होगा V माइनस ई आर। यही तो आया ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है माइनस ई आर, तो यहां पर कितना होगा V माइनस ई आर। तो ये क्या हो जाएगा VB इट विल बी ग्रेटर देन VC। और कल मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जब हम फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, गिरता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के या निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के बराबर होती है। तो ये एकदम एक बेसिक सवाल था। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम न्यूमेरिकल के हिसाब से सवाल, ये तो एकदम कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो भाई साहब देखिए ये वो क्वेश्चन आ गया जिसमें इंटर वाले बच्चे क्या बोलने वाले हैं कि आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे कोर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा जो लॉजिकल क्वेश्चन है उनको लगाने से डरिए नहीं, वरना किताब वाले क्वेश्चन है ना बेटा केवल 12वां पास होंगे, कंपटीशन तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और दो पॉइंट्स दिए हुए, यानी ए का पोजीशन वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं ना, पॉइंट ए का जो है स्मॉल ए पॉइंट का, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 और 1, क्योंकि अगर ये पॉइंट हो तो पोजीशन वेक्टर ये तो बनेगा ना i माइनस 2j प्लस के। ऐसे ही b क्या है 2i प्लस j माइनस 2k। अभी बता रहा हूं कि क्यों कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 और माइनस 2, ये इसका क्या आ गया पोजीशन आ गई। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी वी ए माइनस वी बी। फाइनल पॉइंट क्या है ए और इनिशियल पॉइंट क्या है बी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल बी टू ए, ये काम करना है। अब यहां पर रही बात डी आर कैसे आएगा, तो यहां पर क्या है डी आर वेक्टर है और पोजीशन है, यहां पर पोजीशन किसमें दिखाई जा रही है एक्स वाई जेड में, तो यहां पर देखो ध्यान से इनको डी आर मत रख देना, यहां पर जो डी आर रखा जाता है डी आर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब ये डी आर और इस ई की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहां पर पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो बेटा वी ए बी देख लो अपना क्या आएगा माइनस ई डॉट डी आर यानी 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, कहां से कहां तक b, तो b की वैल्यू क्या है अभी ये लिखता हूं b से लेकर के a तक। अब देखो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में i वाले को i से मल्टीप्लाई, j वाले को j से और k वाले को k से, और उसके बाद में क्या करूंगा ना ये जो इंटीग्रेशन है x का अलग y का अलग z का अलग लिख लूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना VAB इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स इंटीग्रल 2 dx। अब देखो dx क्या है x का चेंज, तो x का वेरिएशन b से a तक कहां पे हो रहा है, b पर x क्या है 2 और a पर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 to 1 माइनस, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 3dy, कहां से कहां तक 1 से लेकर के -2 तक, माइनस 4 इंटू dz, ठीक है, कहां से कहां तक -2 से +1 तक। अब देखो भाई साहब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन बहुत आसान है, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा 2x, यानी 2x कहां से कहां तक, सॉरी -2x, ये माइनस अंदर ले रहा हूं, -2x कहां से कहां तक 2 से लेकर के 1 तक, ठीक, माइनस 3y कहां से कहां तक 1 से लेकर के -2 तक, फिर -4z कहां से कहां तक -2 से
+1 तक। अब क्या करनी है, केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। तो हो जाएगा VAB -2 + 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो सॉरी -6 + 3 और -4 - 8। अब क्या करना है, इन गिनतियों को जोड़ देना है। ये देखो कितना आ जाएगा, +2 और ये -3 इस माइनस से बाहर से +3 और ये कितना हो जाएगा, -4 इस बाहर वाले माइनस से +4, यानी 4 3 7 2 9 वोल्ट। ये आ गया आपका आंसर। केस वाले पॉइंट पर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 9 वोल्ट का। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है इसमें, एक बार फिर से ध्यान से देख लो। इस dr को यहां से कंफ्यूज मत होना, ये तो हमें क्या दिया हुआ है, dr के इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिए हुए हैं, यानी dr कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। यानी ये जो a और b पॉइंट दिए, ये हमारे पोजीशन वेक्टर की लिमिट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, कि b पॉइंट से लेकर के a पॉइंट तक। अगर यहीं पर VBA पूछ रहा होता, b से a के बीच में, तो हम लोग a से शुरू करते हैं b पर जाते हैं, यानी VB - VA निकालते हैं, और ये लिमिट क्या होती है, a से लेकर के b तक होती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, वाई से 60 डिग्री पर है। ठीक है, और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। ए क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 2 मीटर पे, और वाई जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 4 मीटर पे है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VA - VB। तो इसका मतलब यहां पे हमें क्या करना होगा, -E.dr कहां से लेके कहां तक, B फाइनल पोजीशन और A, B इनिशियल और A फाइनल, यानी B से लेकर के A तक इसको करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो यहां पर सबसे पहले हमको निकालना है E का वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहां पर E हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, जबकि फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर एक्सिस पर देखेंगे तो ये यूनिफॉर्म शायद ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे इसकी फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E को वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए, यहां पर E है नहीं, तो जब स्केलर को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मतलब इस तरह से डायरेक्शन के साथ लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसको डिकम्पोज करते हैं। तो आप क्या करो, इस E को डिकम्पोज कर दो, तो इधर की तरफ आ जाएगा E cos 30, है ना, यानी E cos 30 I कैप, EX कितना हो जाएगा, E cos 30। तो E की वैल्यू क्या है, 100, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, यानी कितना हो गया, 50√3 वोल्ट पर मीटर, जो यूनिट है वही रहेगी। और इस तरफ कितना हो जाएगा, EY हो जाएगा E sin 30, यानी E/2, और कितना हो जाएगा 50। तो यहां से जो E बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 50√3 I कैप प्लस 50 J कैप। तो जो हमारा वेक्टर E बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 50√3 I कैप प्लस 50 J कैप। तो ये हो गया। अब यहां से देखते हैं VAB, ये हो जाएगा माइनस कहां से कहां तक, B से लेकर के A तक इंटीग्रेशन 50√3 I कैप प्लस 50 J कैप, ये हो गया डॉट। ये वेक्टर R क्या हो जाएगा, चूंकि X और Y एक्सिस नहीं है, Z तो है नहीं, तो Z कंपोनेंट नहीं लेंगे, ये हो जाएगा DXI कैप प्लस DY J कैप। तो हो जाएगा DXI कैप प्लस DY J कैप A से B तक। अब देखिए XX वाले अलग हो जाएंगे, YY वाले, यानी सॉरी I वाले एक साथ हो जाएंगे, और JJ वाले डॉट प्रोडक्ट में एक साथ हो जाएंगे। और अब हम लोग इसकी लिमिट रख देंगे। तो ध्यान से देखो, इस A का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, A के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं -2, 0, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट क्या बना, 0, 4, ठीक है ना। यानी जो x की वैल्यू है वो वैरी कर रही है B पर 0 से लेकर A पर -2, और जो y की वैल्यू है वो वैरी कर रही है B पर 4 से लेकर के 0 तक। ठीक है, ये ऐसे लिमिट रखनी है। तो
वी ए बी जो हो जाएगा हमारा, वी ए बी होगा माइनस 50√3 dx। कितना हो जाएगा? 50√3 dx। अब x की वैल्यू b पर कितनी है? b पर x है 0, a पर x कितना है? -2। ये लिमिट रखने का बहुत आसान तरीका, इसको रटना नहीं है ना डरना है, ठीक है। जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं वहां का x कोऑर्डिनेट, जिस इनिशियल पॉइंट पर आपने देखा b पर, यहां का x कोऑर्डिनेट, फाइनल पॉइंट पर रखना है तो फाइनल पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट ये रख दिया है, -50 dy। अब dy क्या है? y में होने वाला चेंज, तो b पर y की वैल्यू क्या है? b पर y की वैल्यू है 4 और a पर y की वैल्यू कितनी है? 0। अब सिंपली इसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? -50√3x। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के -2 तक। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा? 50y। कहां से कहां तक? 4 से लेकर के 0 तक। तो यहां पर x की वैल्यू क्या रखेंगे? -2 -0। तो ये -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -100√3 -0 -0 -200। तो ये कितना हो गया? देखो ये माइनस माइनस प्लस 200 -100√3। तो 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 -√3 है ना, इतने वोल्ट। ये हो गया V A B। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 100 2 -√3। अब √3 की वैल्यू आप अगर निकाल ले तो 1.732 के करीब आएगी, उसको माइनस करके तो हमारा यही आंसर है। अब अगर आप फाइंड कर लें कि VBA निकालें तो यही वैल्यू आएगी, बस माइनस साइन के साथ, यानी 100√3 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जो देखने में थोड़ा टफ लगता है, तो उसको मैंने लॉजिकली आपको बताने की कोशिश की है। और देखते हैं अगला एग्जांपल। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले सवाल देखे। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के सवाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। तो पिछले लेक्चर पे आप लोगों ने जो प्रूफ पढ़ा था कि अगर दो चार्ज हो Q1 और Q2 है ना, ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हो? r डिस्टेंस पर। तो इनको बनाने में जो वर्क डन किया जाएगा, यानी इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U, वो कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, इसी तरीके से अगर तीन चार्ज से बना हुआ सिस्टम हो, यानी ये है Q1 और ये मान लीजिए है -Q2 और ये क्या है? -Q3। और ये जो दूरी है ये है R12, ये है R23 और ये कितनी है? R31। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? दो क्योंकि हमारे पास तो एक्सप्रेशन 2 का है, यानी इस 3 को हम लोग 2 का सेट बनाएंगे। तो 3 चार्ज में से अगर 2 के कॉम्बिनेशन ले तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे? 3C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? 3C2, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, यानी 3 टर्म बनेंगे हमारे। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो U क्या आ जाएगी? K Q1 Q3। लेकिन अब ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी रखना नहीं है, फॉर्मूले नहीं रखने हैं, केवल बनाने का तरीका देखना है। फॉर्मूला केवल इसी से हमारा काम होगा। तो Q1 और Q3 इन दोनों को विद साइन रखेंगे तो बनेगा -Q1 Q3 अपॉन R13 माइनस माइनस प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 और इन दोनों को देख लीजिए तो -Q1 Q2 अपॉन R12। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारी पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसमें अगर आपको Q1 Q2 Q3 की वैल्यू और R12 R23 R31 की वैल्यू आपको दी हुई है तो आप इससे नंबर्स में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर क्या हो, एक स्क्वायर है ना, इस तरीके से एक स्क्वायर है जहां पर +Q1 +Q2 -Q3 और
प्लस Q4 इस तरीके से रखा हुआ है, या यहां पर ये Q4 है, इसको भी माइनस कर दे रहे हैं ये, और ये Q3 है, R12 R23 R34 R41 ये है। तो इसमें कितने हैं? 4 चार्जेस हैं। अब 4 में से दो दो के पेयर बनाने, तो कितने पेयर बनेंगे? 4C2, यानी कि कितने? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और कितना हो जाएगा? 6 टर्म बनने चाहिए। तो 4 चार्जेस में से 6 टर्म बनेंगे हमारे। वो 6 टर्म कौन कौन से होंगे वो देखिए। तो पहला तो ये हो गया एक टर्म, इन दोनों से बना दूसरा टर्म, इन दोनों से बना तीसरा टर्म, और इन दोनों से बना चौथा टर्म। यानी ये हो जाएगा U इज इक्वल टू K माइनस Q1 Q2 अपॉन R12, फिर माइनस Q2 Q3 अपॉन R23, फिर माइनस Q3 Q4 अपॉन R34, फिर माइनस Q4 Q1 अपॉन R41। ये तो 4 ही टर्म हुए। अब पांचवा किससे बनेगा? 1 और 3 से, तो प्लस Q1 Q3 अपॉन इनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं? R13। और छठवां टर्म जो बनेगा वो इन दोनों से बनेगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस Q2 Q4 दोनों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे इंटू R24। तो ये हमारे 6 टर्म बने इस तरीके से। तो इस पर बेस एक दो सवाल देख लेते हैं ताकि आज का लेक्चर खत्म हो जाए। काफी लंबा भी हो रहा है, लेकिन ये लेक्चर चाहे बोर्ड हो या कंपटीशन दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आपको क्या बताता हूं इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स। तो ये जो एग्जांपल है ये किस पर है? पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। कि हमने हमारे पास एक सिस्टम था ABC, यानी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 चार्ज माइनस ई के एक दूसरे से a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया? इसको किसी भी रास्ते से लाया गया होगा ऐसे, चाहे सीधे A को P पर ले आए, B को Q पर ले आए और C को किस पे ले आए? R पर। और अब ये क्या कंडीशन हो गई है कि ये जो साइड हो गई है A/2 हो गई है। तो पता करना है कि इसमें कितना वर्क किया गया। तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम सबसे पहले निकालेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, कि इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क किया गया होगा, ठीक। फिर इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क किया गया, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, यानी सिस्टम की फाइनल स्टेट माइनस सिस्टम की इनिशियल स्टेट, यानी ये यहां पर जो वर्क होगा ये क्या होगा? U इनिशियल, और फाइनली क्या बना? तो U फाइनल। अब जो वर्क होगा ये क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब अगर देखो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये जो टर्म है ये अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क किया गया है, क्लियर है। अगर ये वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है, इसका मतलब इतना वर्क मिला, यानी इन आवेशों की फील्ड ने इतना वर्क खुद ब खुद कर लिया है। तो निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले U इनिशियल निकाल लीजिए, U फाइनल निकाल लीजिए। तो U इनिशियल निकालते हैं। U इनिशियल है इस बड़े वाले सिस्टम की, तो 3 है यानी दो के पेयर बनेंगे। क्या हो जाएगा? K, देखो Q1 Q2 यानी माइनस ई इंटू माइनस ई स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। Q1 Q3 यानी माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर अपॉन A, फिर इन दोनों का माइनस माइनस ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ई स्क्वायर अपॉन A, यानी जो टोटल इनिशियल एनर्जी आई वो कितनी आई? 3K ई स्क्वायर अपॉन A। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से U फाइनल फाइंड कीजिए। तो U फाइनल में क्या हो जाएगा? K कॉमन आ जाएगा, क्लियर है ना। Q1 Q2 यानी ई स्क्वायर अपॉन A/2, तो A/2 ये ऊपर आ जाएगा, प्लस ये भी 2E स्क्वायर अपॉन A आ जाएगा, प्लस ये भी 2E स्क्वायर अपॉन A आ जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 6K E स्क्वायर अपॉन A, ठीक। अब
वर्क डन अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल कितना है 6k e स्क्वायर बाई a माइनस 3k e स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू 3k e स्क्वायर बाई a। यानी इतने जूल का वर्क डन क्या हुआ है, हमें मिला है, ये इतना पॉजिटिव आया ना, यानी इतना वर्क एक्सटर्नल वर्क चाहिए, this much joule of external work is required। और ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि तीनों क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनका जो रिपल्शन है, रिपल्शन का फोर्स है, उस रिपल्शन के विरोध में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को इस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके बाद एक दूसरा सवाल मैं आपको, आखिरी सवाल आज के लेक्चर का बताने जा रहा हूं, जो इसी पोटेंशियल एनर्जी टर्म से होगा, लेकिन उसमें हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सेटअप दिया हुआ है कि ए बी और सी, ये ए से बी यानी 2n डिस्टेंस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसके मिड पॉइंट पर एक प्लस 2q का चार्ज रखा हुआ है, जिसे सी पॉइंट से एक सेमी सर्कुलर आर्क इस रूट से होते हुए कहां पर हम लेकर के आए, डी पॉइंट पर। तो ये पता करना है कि इसको सी से डी तक लाने में कितना वर्क किया गया है। तो फिर से वही कि पहले 1 2 3 इन 3 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक। फिर उसके बाद अब ये यहां से गायब हो जाएगा, तो 1 2 और 3, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। फाइनल और इनिशियल को क्या करना है, आपस में माइनस कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यू इनिशियल में अभी हम इसको नहीं देखेंगे, क्लियर है ना, इसको नहीं देखेंगे, इन तीनों को देखेंगे। तो इन तीनों में से Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1, तो ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 यानी 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस Q2 Q3 माइनस 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू Q3 Q1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन, नीचे है कितना, सॉरी ये L होगा, कितना हो जाएगा 2L, ठीक है। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और U इनिशियल जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन 2L, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पे देख रहा है किस पाथ से लगे, ये नहीं डिपेंड कर रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इसको इसकी फाइनल पोजीशन क्या है ये, क्योंकि यहां पर ये जो वर्क करना पड़ रहा है किसके कारण करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण, यानी कूलम फोर्सेस के कारण। और ये कूलम फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। तो ये चाहे हम इस पाथ से ले जाएं, चाहे इस पाथ से ले जाएं, चाहे इस पाथ से ले जाएं, चाहे यहां से ऐसे कोई एक ये पाथ लेके जाएं या सीधे लेकर के जाएं, कोई असर नहीं पड़ता है। हर प्रोसेस में, यानी ये इससे लेके जाएं या इससे या तीसरे से या चौथे से या पांचवें से, किसी से भी लेके जाएं, क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो इन हर पाथ में इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो जो वर्क डन होगा वो किस पर, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करेगा, कि किस रास्ते से लेके गए हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि कूलम फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है, नॉट ऑफ पाथ। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, पाथ पर डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन हो गया। तो यहां पर यू फाइनल, अब यू फाइनल के लिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो चला गया ना, यहां से हट गया, अब सिस्टम यहां आ गया। अब देखो Q1 Q2 यानी K बाहर ले लेते हैं, Q1 Q2 तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2L Q1 Q3 प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन 3L और Q3 Q1 यानी माइनस 2Q स्क्वायर अपॉन L, ठीक है। तो यहां पर नीचे 2 3 और क्या है 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं लिख रहा हूं, यहां पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 3Q स्क्वायर अपॉन 6 है। यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 4Q स्क्वायर अपॉन 6L, और यहां ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 12Q स्क्वायर अपॉन
6L। अब सबके डिनोमिनेटर क्या हो गया, 6L हो गए। यहां पर इसकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो देखो कितना हो गया, 12 और 3 -15 और +4 -11, तो हो जाएगा -11K Q² / 6L। ठीक है, यहां क्या करिए, ऊपर नीचे किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे 6L हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, U इनिशियल -3KQ² / 6L। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आ गया, U फाइनल आ गया। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल की वैल्यू कितनी है, -11KQ² / 6L और माइनस U इनिशियल यानी +3KQ² / 6L। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 11 - 3 यानी आ जाएगा -8KQ² / 6L। इसको अगर वो कर दें, काट दें, तो W = कितना आ जाएगा, -4KQ² / 3L। इतने जूल का वर्क फील्ड खुद करेगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस खुद करेंगे, क्योंकि ये कैसा आया है, नेगेटिव आया है, यानी इतना वर्क मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बेस पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इन क्वेश्चंस को लगा करके आपकी बुक के जो भी क्वेश्चन है उन्हें जरूर लगाइए। किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा, जो ज्यादा से ज्यादा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीजें देखेंगे।